हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेज में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की गणित। तो उसमें हम प्रश्नावली 2 का आज बेसिक पढ़ेंगे और 2.1 को हल करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसके बेसिक को। तो देखिए, प्रश्नावली का नाम है आपका बहुपद। तो बहुपद आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। किसमें पढ़ा है? 9th क्लास में। अब 9th क्लास में जब आपने इसे पढ़ा था तो वहाँ पर आपको इसे चैप्टर 2 में यानी कि प्रश्नावली 2 में ही पढ़ा था। तो उससे संबंधित हम कुछ बेसिक पदों की बात करेंगे, बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। तो जैसे कि पहला जो चरण आता है उसमें तो वो है आपका चर, और दूसरा जो है अचर। तो हम चर और अचर की बात करेंगे। तो चर और अचर क्या होते हैं? चर का पहले आपको इंग्लिश अर्थ समझना है। इंग्लिश में चर को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, और अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है गतिशील, गतिशील का मतलब होता है जो हमेशा बदलता रहे, और कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, नियत जो कभी बदले ना। जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हो सजीव और निर्जीव। तो गतिशील का मतलब एक प्रकार से क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। गतिशील जो बार बार अपना स्थान बदलता रहे, ठीक है। और नियत यानी कि निर्जीव, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो चर क्या होते हैं आपके? एक्स, वाई, जेड, ए, बी डॉट डॉट, इस प्रकार से। और अचर राशियाँ कौन कौन सी होती है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो आपकी अचर राशियाँ कहलाती हैं, और जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चर। अब चर राशियाँ जो होती हैं इनका मान बदलता रहता है। गतिशील शब्द क्या बताएगा आपको? कि चर का जो मान है वो बदलता रहता है। जैसे कि आपने 9th क्लास में जब सवाल हल किए थे तो कभी तो x का मान 1 रखते थे हम, कभी -1, किसी सवाल में हम 1/2 भी रखते थे, किसी सवाल में हम -3/2 भी रखते थे, किसी सवाल में हम 0 भी रखते थे। तो यहाँ x का मान क्या हो रहा था? बार बार बदल रहा था। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? गतिशील, यानी कि मान का बार बार बदलना। तो ये बात तो हो गई चर की। अब करते हैं हम अचर की बात। अचर का मतलब है कॉन्स्टेंट, यानी कि नियत। जैसे कि नियत राशि या अचर राशि कौन कौन से आपकी 1, 2, 3, 4 नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि 1 है, किसी भी अचर राशि का मान कितना है? 1 है। अब 1 का मान कभी बदलेगा थोड़ी, ऐसा थोड़े ना है जैसे कि आज 1 का मान 1 है, कल 1 का मान 2 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो 1 का मान 1 का पढ़ा जाता है, या फिर किसी और शहर में आप 1 का मान 3 पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता है। या फिर आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, 2 का मान यदि यहाँ पर 2 है तो विश्व के किसी भी देश में 2 का मान 2 ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। तो जिन राशियों का मान नहीं बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पद की। इसके बाद क्या आता है? पद। अब पद क्या होते हैं? जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई बहुपद दे रखा है 5x² + 3x + 7, ठीक है। तो इसमें ये जो 5x² है ये पहला पद है, 3x है ये दूसरा पद है, और जो 7 है ये आपका तीसरा पद है। मैं 7 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 7x⁻0। क्यों लिख सकते हैं? चूँकि किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। किस सूत्र से? a⁻0 = 1 से। तो इसका मान 1 रख देंगे तो 7 एकम वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ये पद कहलाएगा, ये भी पद कहलाएगा। तो इस बहुपद में कितने पद हैं? 1, 2 और 3। तो ये हो गई पदों की बात। अब जैसे कि पद का मैं आपको रूप लिख के बताऊं, पद का रूप। अब पद का रूप क्या होता है? तो देखिए, पद का रूप यहाँ आप ध्यान से देखिए, 5 कैसी संख्या है आपकी? अचर राशि है, और x क्या है आपकी? चर राशि। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अचर इंटू चर, अचर इंटू चर। 5 कैसी संख्या है आपके पास? अचर है, और x क्या है? चर है, और घात कितनी लग रही है? 2। तो 2 को हम क्या बोलते हैं? घात। तो ये जो है आपका पद का क्या कहलाएगा? व्यापक रूप कहलाएगा, ठीक है। कि हम किसी भी पद को इस प्रकार की फॉर्म में लिखते हैं।
कोई सा भी पद हो, जैसे कि आप कहोगे सर 7 है, 7 भी एक पद है, तो मैं 7 को x की घात 0, मैंने यहाँ बताया था आपको x की घात 0 लिख सकते हैं। तो 7 क्या है, अचर पद है, x क्या है, चर पद है, तो अचर और चर आ गया। 0 क्या है, घात है, तो 0 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, घात। तो ये हो गया आपका पद का रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पद का रूप पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं हम बहुपद की घात। तो देखिए बहुपद की घात 10th क्लास को पढ़ने से पहले हमें 9th का थोड़ा सा बेसिक समझना आवश्यक है, जिससे कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आए। ठीक है, लगभग सेम प्रश्नावली है, इसके सवाल जो हैं वो आपने 2.4 में किए होंगे, चौथे सवाल में। बस थोड़ा सा इसमें से और थोड़ा सा सवाल आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुपद की घात, जैसे कि आपको कोई बहुपद दे रखा हो 5x² प्लस 6x प्लस 3x, या फिर त्रिघात बहुपद ले लेते हैं 5x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 3। तो मैंने डबल एक्स ले लिया, यहाँ से x हटा देते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात हम कैसे निकालते थे क्लास 9th में, कि इसमें जो अधिकतम घात होगी, पूरे बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1, इसे मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ, तो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, या x की घात 0, x की घात 0 का मतलब 1। तो यहाँ बहुपद की अधिकतम घात यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बीजीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक, इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब बीज गणितीय व्यंजक जो हैं आपके पास, जैसे कि मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये तो आपका क्या कहलाएगा, बीज गणितीय व्यंजक कहलाएगा। और यदि आप इसमें बराबर लगा हो, किसी भी बीज गणितीय व्यंजक में बराबर लगा हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका बीज गणितीय समीकरण बन जाता है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। बीज गणितीय व्यंजक, तो बीज गणितीय व्यंजक नहीं, समीकरण। तो बीज गणितीय समीकरण की हम बात करेंगे प्रश्नावली 3 और 4 के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि बीज गणितीय व्यंजक वो होता है जिसमें बराबर नहीं हो, और जिसमें बराबर का चिन्ह होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके बीज गणितीय समीकरण कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम बहुपद की, जो हमारी प्रश्नावली का नाम है बहुपद। अब बहुपद होता क्या है, जैसे कि बहुपद ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें जो घात हो वो पूर्ण संख्या हो। मैं लिख देता हूं, ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब जिन बच्चों को पता है कि पूर्ण संख्या होती क्या है, वो तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पूर्ण संख्या के बारे में बता देता हूं। पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को और सम्मिलित कर दें तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। यदि मैं इसमें 0 को और मिला दूं तो ये क्या बन जाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 6x² माइनस के 2x प्लस के 3, तो यहाँ पर जो घात है, यहाँ पर जो आपको
घात देखने को मिल रही है वो 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पर घात 1 है वो भी कैसी संख्या है? पूर्ण। और यहाँ x की घात में 0 लिख सकता हूँ तो वो भी कैसी संख्या है? आपकी पूर्ण। तो ये क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। यदि आपको कोई समीकरण इस प्रकार से दे रखा हो जैसे कि 7x² प्लस x की घात 1/2 प्लस 3, तो देखिए यहाँ पर 2 जो घात है वो पूर्ण संख्या है, या x की घात 0 मान लेंगे तो 0 भी कैसी है? पूर्ण संख्या। लेकिन 1/2 क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, तो ये आपका क्या नहीं कहलाएगा? ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। या फिर आपको माइनस की घात दे रखी हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि 2x की घात -2 प्लस 3x प्लस 4x की घात 0। यदि आपके पास माइनस की घात दे रखी हो किसी बहुपद में, ठीक है, तो आपका किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में घात माइनस की हो तो वो आपका क्या नहीं कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी कि किसी भी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद तब कहलाएगा जब उसकी घात कैसी हो? एक पूर्ण संख्या हो, ना तो माइनस की हो, ना ही वो बटे के रूप में हो, ना ही वो पॉइंट के रूप में हो। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं बहुपद का मानक रूप। तो देखिए बहुपद का मानक रूप, अब बहुपद का मानक रूप होता क्या है? जैसे कि आपको कोई समीकरण दे रखा हो 3 प्लस 7x, कोई बहुपद दे रखा हो 7x प्लस 6x², या फिर आप 6x³ कर लीजिए और 5x²। अब देखिए इसमें यहाँ तो घात कितनी है? 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ x की घात 0 या x की घात 1। पहले x की घात 0 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 2 है, कोई क्रम नहीं है घातों में। तो यदि जब हम किसी बहुपद को, किसी भी बीजगणितीय व्यंजक को घातों के क्रम में लिख देते हैं, जैसे कि सबसे पहले बड़ी घात आएगी, फिर उसके बाद छोटी घात आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी घात आएगी, फिर आपका अचर पद आएगा, या फिर हम कह सकते हैं x की घात 0। तो देखिए 6x³ पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। जब हम किसी भी बीजगणितीय व्यंजक को इस प्रकार से क्रम में लिख देते हैं, घातों के क्रम के रूप में, तो वह क्या बन जाता है? बहुपद का मानक रूप बन जाता है। तो अब अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यक। ये आपने 9th क्लास में अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, प्रश्नावली 2.2 और 2.3 में दिया हुआ है। अब बहुपद का शून्यक होता क्या है? शून्यक वह कहलाता है जिसको हम रखने पर, जिसको बीजगणितीय व्यंजक में मान रखने पर, जिसका मान बीजगणितीय व्यंजक में रखने पर उसका मान कितना हो जाए? शून्य हो जाए। जैसे कि आपको कोई बीजगणितीय व्यंजक दे रखा हो 4x - 4, तो यदि मैं इसमें x का मान 1 रख दूं, x का मान कितना रख दूं? 1, तो 4 × 1 - 4, 4 × 1 = 4 - 4, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 0। तो x बराबर 1 जो आपने रखा था, ये इसका क्या कहलाएगा? एक शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि मैंने लिखा 5x - 10, तो यदि मैं x बराबर 2 रख दूं तो 5 × 2 - 10, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 - 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास? 0। तो x बराबर 2, तो x का मान हमने कितना रखा था? 2, तो 2 क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। अब जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है सवाल में, जैसे कि आपको कोई बीजगणितीय व्यंजक मान के चलिए दे रखा हो 7x माइनस लेके चलते हैं 8, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको कितना मान रखूँ x का कि इसका मान 0 हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा सोचने में, भाई ये तो सिंपल थे जो आपने सोच लिए, सीधे सीधे से थे।
जो आपने x का मान 1 रख दिया, x का मान 2 रख दिया और तुरंत आपने उसका आंसर कितना निकाल दिया, 0 निकाल दिया। लेकिन इसमें आपको पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए, शून्य कब आता है, जब 0 आ जाता है, तो बराबर में क्या रख देंगे इसके लिए हम 0। तो 7x बराबर माइनस के 8 है, उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 7 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8/7। तो अब हमें पता चल गया यदि हम x का मान इस बीजगणितीय व्यंजक में 8/7 रख दें तो हमारा बहुपद या हमारा मान कितना निकल आएगा, 0। तो चलिए रख के देख लेते हैं। यहाँ पर 7x का मान रख देंगे, कितना है 8/7 और माइनस के कितने हैं 8। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गई बहुपद के शून्य की बात। तो चलिए अब समझते हैं हम बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका घातों के आधार पर, दूसरा प्रकार होता है पदों के आधार पर और तीसरा जो प्रकार है वो होता है चरों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घातों के आधार पर जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के आधार पर जो बहुपद हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसकी घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे कि 2x + 5 एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो जिन बहुपदों में चर की घात अधिकतम 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्विघात या द्विघाती बहुपद। तो नाम से ही पता चलता है द्विघात जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। तो जैसे कि मैंने लिखा 2x² + 3x + 5। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो वे द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। अब करेंगे हम त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद किन्हें कहेंगे, नाम से पता चल रहा है वापस से कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो। तो जैसे कि 3x³ + 2x² + 4x + 5। तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब पढ़ते हैं हम इसका दूसरा टाइप पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी। तो देखिए एक पदी बहुपद वो कहलाते हैं जिनमें केवल एक ही पद हो, जैसे कि 2x हो, 5 हो, 7x हो या फिर 7y हो, इस प्रकार से। तो एक एक पद है केवल। भाई पद मैंने आपको बताया था अचर हो, चर हो और घात हो, वो क्या कहलाता है, पद। तो ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो एक एक पद है सब में, तो ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसे कि 3x + 2, 5x + 7, 6x + 8। तो एक और एक दो, दो पद हैं इसमें, ये पद कहलाएगा क्योंकि 2x के बाद हम क्या लिख, 2 के बाद क्या लिख सकते हैं, x की घात 0। तो ये द्विपदी हो गया, एक और एक दो, ये भी द्विपदी हो गया, एक और एक दो, ये भी क्या हो गया आपका, द्विपदी। त्रिपदी बहुपद जैसे कि 3x² + 4x + 2 और 6x² + 5x + 7। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये त्रिपदी हो गया आपका। अब पढ़ते हैं हम चरों के आधार पर, तीसरा जो प्रकार है। तो चरों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो आपके, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक चर वाले, दूसरा है
दो चर वाले, और तीसरा है आपका तीन चर वाले। तो एक चर वाले क्या कहलाएंगे आपके, एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। अब एक चर जैसे कि कोई समीकरण हो, मान लिया मैंने 2x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें आपका केवल x ही x दे रखा है, सिंगल चर है x, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। दो चर वाले जैसे कि 2x² प्लस 4y प्लस 5, तो एक तो देखिए इसमें चर दे रखा है x और एक चर क्या दे रखा है y, तो एक और एक कितने हो गए आपके पास, दो चर हो गए। तो ये कहलाएगा आपका दो चर वाले बहुपद। अब तीन चर वाले बहुपद पढ़ते हैं, तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ तीन चर वाले 2x प्लस 5y, ओहो x लिख गया, 5y प्लस 7z कर देता हूँ, तो x y z। तो इसमें कितने चर दे रखे हैं आपको, तीन, एक तो x है, एक y है और एक z है। तो ये कहलाएंगे आपके तीन चर वाले बहुपद। तो ये आपका प्रश्नावली 2 से संबंधित बेसिक है, जो आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आपकी ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। और 9th क्लास में यदि आपने अच्छे से किया हुआ है तो बहुत मजा आएगा इस प्रश्नावली को करने में। छोटी सी प्रश्नावली है, 4 नंबर की प्रश्नावली है। तो चलिए अब करते हैं इसकी प्रश्नावली 2.1 को हल। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यानी कि आपको बहुपद px के लिए y बराबर जो px का ग्राफ है वो नीचे दे रखा है आपको। तो पहले सवाल के 6 सवाल हैं, आपको ये समझने हैं। प्रत्येक स्थिति में px के लिए किसकी बात कर रहा है, px केवल x की बात कर रहा है, y का मान नहीं देखना हमें, केवल किसका मान देखना है, x का, के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बेसिक में अभी समझाया था कि शून्य क्या होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे कि 2x माइनस 5 था, बराबर हमने 0 रखा, तो x बराबर माइनस के 5 थे, प्लस के ले गए, गुणा में 2 था, बटे में ले गए, तो x का मान कितना आ गया, 5/2। यदि आप इसे ग्राफ पर दर्शाते जैसे कि x बराबर 5/2 है, ये x की प्लस धन होती है, ठीक है, प्लस वाली लाइन होती है। तो यहाँ 1 2 3 4 2 का भाग देंगे तो यह जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5। तो 2.5 आपका 1 2 3, तो यहाँ 2.5 यहाँ आता, यहाँ दर्शाते आप इसके शून्य को, तो x क्या था आपका, शून्यक था, शून्य का दर्शा दिया आपने x अक्ष पर। तो आपको शून्यकों की संख्या इस प्रकार के ग्राफों में ज्ञात करने के लिए क्या देखना है कि ये जो ग्राफ वाली लाइन दे रखी है आपको, जो नीले कलर से बनाई हुई है, ये जो नीले कलर से जो आपकी ग्राफ बनाई हुई है, ये देखनी है आपको कि ये x अक्ष को, px के लिए पूछ रहा है, तो x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर y अक्ष को काट रही है लेकिन x अक्ष को नहीं काट रही है। जब x अक्ष को नहीं काट रही है तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो शून्यकों की संख्या बराबर 0, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 0। इसी प्रकार से इसे देखेंगे तो ये जो नीले कलर की लाइन है, यहाँ देखिए आप x अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है, केवल एक जगह पर, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तीसरा सवाल, x अक्ष है ये आपकी और ये आपकी रेखा दे रखी है ग्राफ वाली, तो देखते हैं ये इसको कितनी बार काट रही है। एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है। तो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार से देखिए ये जो आपके बनते हैं सीधे यू टाइप या उल्टे यू टाइप, तो इनको हम बोलते हैं परवलय और अति परवलय। ये आप पढ़ोगे कक्षा 12th की मैथ में, ठीक है, ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, परवलय और अति परवलय, कक्षा 12th की मैथ में। तो यहाँ देखिए ये जो आपका ग्राफ है, ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर, एक और एक 2, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इस ग्राफ में चेक करते हैं, 1 2 3 4, तो कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को, हमें केवल x अक्ष को देखना है। समझिए एक बात और, यदि वो यहाँ पर देता py, तो हमें तब क्या चेक करना पड़ता
कि जो नीले कलर की लाइन है ये y अक्ष को कितनी बार काट रही है। जैसे कि यहाँ एक बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 1। लेकिन वो किसके लिए पूछ रहा है आपसे, px के लिए। तो केवल हम x अक्ष को देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ 4 बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ चेक करेंगे 1 2 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन नहीं, ये केवल यहाँ से आई और यहाँ से एक बिंदु पर टच करते हुए जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केवल एक बिंदु होगा। यदि आप गिनती लिखोगे 1 2 3 4 और ये मान लिया मैंने 5, तो ये लाइन केवल किस पर टच करके जा रही है, 3 पर। ऐसा नहीं है कि ये लाइन एक संग 2 जगह पर टच करके जाएगी, केवल एक जगह टच करके जा रही है। तो 1 2 और 1 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक उदाहरण नंबर जो पहला है उसमें भी इसी प्रकार के 6 डायग्राम दे रखे हैं, आप उनको हल कीजिए और इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। 2.2 का बेसिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और उससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।